हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ एक ऐसा मुद्दा जो देश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो मुद्दा क्या है? जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात क्यों हो रही है और क्या होगा इसका बेनिफिट, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और क्या है, क्यों हो रहा है इसका विरोध, और कौन से वर्ग कर रहे हैं इसका विरोध, और क्या इसका कोई लॉजिक बनता है या नहीं बनता है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। तो बिना कोई टाइम फालतू का स्पेंड किए हुए तो स्टार्ट। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि 2024 के चुनाव के पहले ही मोदी जी ने बोल दिया कि अब तो यूसीसी का मुद्दा बनना तय है। इसके आने से क्या बदलेगा और क्या नहीं बदलेगा, इसके बारे में हम वीडियो में चर्चा करेंगे ही। लेकिन आपको पता है 2019 में जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो वो ऐलान करती है, वो हटाती है धारा 370। और धारा 370 हटा आपका 2019 में। और उसके बाद उसने घोषणा की हटाने की, सुलझाने की मामला राम मंदिर का। तो 2024 तक लगभग राम मंदिर भी तैयार हो ही जाएगा। और वैसे ही बात चल रही है 2024 के चुनाव से पहले समान नागरिकता संहिता लाने की। तो क्या है समान नागरिक संहिता और क्या बीजेपी ला पाएगी और क्यों कंट्रोवर्सी चल रही पूरे देश में, इन सब चीजों के बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और आपकी राय क्या है, क्या ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आप जरूर बताइए। ओके। तो आपको पता है आर्गुमेंट्स हैं, क्योंकि धर्म के अलग अलग, मतलब हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म नहीं, हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग हों, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके लिए अलग अलग पर्सनल लॉ की बात की गई है। तो जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, हिंदू अप्राप्त वयता और संरक्षक अधिनियम 1956 है, हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 है, काजी अधिनियम मुस्लिम में ये है, और सरित अधिनियम भी आप देख सकते हैं। मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 है, और पारसी विवाह तलाक अधिनियम 1936 है, और भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1972 है। मतलब सभी सभी धर्मों के लिए अलग अलग विवाह और विच्छेद के कानून हैं, जिससे भारत की न्यायपालिका पर बहुत ही बोझ पड़ता है और बहुत ही इसका इफेक्ट पड़ता है। खासकर इसमें सबसे ज्यादा जो झेलना पड़ता है या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो पड़ती है मुस्लिम वुमेन्स को। तो हम बात करते हैं वुमेन्स की। मुस्लिम वुमेन्स को अभी भी कोई इक्वालिटी नहीं मिली हुई है। उनको 3 तलाक बोलने पर ही उनका तलाक हो जाता है, और उनका कोई भी उस पर कोई भी राइट्स नहीं होता है कि वो उस चीज़ की अवहेलना कर सकें या उसको रोक सकें। तो आपको अभी रिसेंटली में 3 तलाक का मुद्दा जो था, और 3 तलाक को किस तरह से हैंडल किया गया और किस तरह से फिर कानून बनाए गए हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो महिलाओं के साथ क्यों हो रहे हैं अत्याचार, आपको पता है। मुस्लिम महिलाओं को ना तो बच्चे को अडॉप्ट करने का अधिकार है, और अगर वो तलाक दे देता है उनका पति और दोबारा उससे शादी करनी है, उनको हलाला जैसे घिनौने कारनामे से गुजरना पड़ता है। आई थिंक हलाला एक तरह का ये है कि अगर उन्होंने उन्होंने किसी उनके पति ने तलाक दे दिया और उनको फिर से पति के साथ शादी करनी है, तो उनको पहले किसी और से शादी करनी पड़ेगी और उसके साथ रात बितानी पड़ेगी। तो ये सारे कानून महिलाओं के लिए उनकी गरिमा को घटाने जैसा बर्ताव करते हैं। तो इसको हटाना और एक इक्वालिटी को स्थापित करना, सभी वुमेन्स के लिए इक्वल राइट्स वगैरह, इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट वुमेन्स को होगा, खासकर मुस्लिम वुमेन्स को, जो अभी तक बहुत पिछड़ी हुई है, जिनके साथ अभी भी बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं, जिनको इसके बाद बहुत सारा राइट मिल जाएगा। ओके। तो यहाँ हम बात करते हैं व्हाट इज यूसीसी। तो यूसीसी क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब सबके लिए एक जैसा कानून, खासकर विवाह के लिए, तलाक के लिए, और उनका जमीनी हक हक पे, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी के लिए। तो मुस्लिम महिलाओं को अभी तक राइट टू प्रॉपर्टी, मुस्लिम क्या किसी भी महिलाओं को अभी तक उतनी राइट टू प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई है। लेकिन कुछ राज्यों ने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट तो कर लिया है, लेकिन अभी बहुत सारे राज्य में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं है, इसलिए वुमेन्स को अभी राइट टू प्रॉपर्टी का भी अधिकार नहीं मिल पाया है। तो इन सब के जरिए उनको राइट टू मैरिज, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ, बहुत सारे राइट्स मिल जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये बेनिफिट्स होगा, जो कि सारे देश में एक ही कानून पे होगा। जो कि महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं की बात करें, हिंदू महिलाओं को तो बहुत सारे राइट्स मिले हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को इतने राइट्स नहीं मिल पाए हैं।
अभी भी वो बहुत पिछड़े वर्ग में हैं और 3 तलाक कहने से भर से ही उनका तलाक हो जाता है, जिसके बाद ना उनको एलिमनी मिलती है, ना कुछ मिलता है, जिससे उनका पूरा का पूरा लाइफ स्पॉइल हो जाता है। तो आपका क्या है नज़रिया इसके बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं? इसको तो ज़रूर ही आप बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी आपका कमेंट में कि आपकी क्या इस पे राय है और क्या आप परिवर्तन चाहते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं सुप्रीम हिस्ट्री की बात करें, अगर बैकग्राउंड में जाके हम बात करें तो 3 तरह के लॉ थे, 3 तरह नहीं लगभग 2 तरह के लॉ थे, क्रिमिनल लॉ थे और कॉमर्शियल लॉ। क्रिमिनल लॉ और कॉमर्शियल लॉ सब पर एक जैसे थे, चाहे वो हिंदू पे हो या मुस्लिम पे हो, लेकिन अंग्रेजों ने कभी भी सिविल लॉ लाने की बात नहीं की। तो सिविल लॉ लाने की बात नहीं की क्योंकि कोई ऐसा लॉ ला के हिंदुओं या किसी धर्म के लोगों को क्या नाराज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो तो चाहते ही थे सब लोग अलग अलग लॉ को फॉलो करें, अब उसी में उलझे पड़े थे। तो बात करते हैं मुस्लिम महिला के बारे में, तो आपको पता है मुस्लिम महिला को कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सारे कुछ केसेस के बारे में हीरा लाल केस है, आम प्रेस्ट वगैरह ये सब दिया गया है, जो कि आप इसमें थोड़ा सा गो थ्रू हो सकते हैं। तो स्लाइड आपके लिए से लगाया गया है। तो आपको बात करें कि जब कानून हमारा बन रहा था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस टाइम जेबी कृपलानी जी ऑब्जेक्शन डाल रहे थे कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जा रही है, लेकिन वहीं पर नेहरू जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो जेबी कृपलानी जी ने कहा बल्कि कि आप तो सब वर्गों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मुस्लिम महिला वर्ग को अभी भी आप अलग ही रख रहे हैं। इस पे काफी बात चली थी, लेकिन तब पर भी ये कानून नहीं आ पाया था। वहीं हम बात साहबानों के केस में, जो कि 1886 का केस है, सॉरी 1986 का केस है, जिसमें आपको आपका एक पहले ही इसमें मैंने वीडियो बनाया है साहबानों केस क्या था और क्या मुद्दा था। इसको अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखिए। फिलहाल मैं यहाँ पर छोटा सा आपको व्यू बताती हूँ कि साहबानो एक एक लगभग 50-60 साल की महिला थी, जिनके पति ने इनको छोड़ दिया था और ना ही कोई एलिमनी दिया था, ना कुछ दिया था, और ये 5 बच्चों के साथ अकेले रहती थी, जिन्होंने कोर्ट में एफआईआर मतलब केस दायर किया, लेकिन बाद केस जीतते जीतते इनको हारना पड़ा, क्योंकि राजीव गांधी की सरकार उस समुदाय के आगे, मुस्लिम समुदाय के आगे झुक करके यहाँ पर कानून बना दिए 1886 में, जिसमें मुस्लिम अपने 3 तलाक के जरिए तलाक दे सकते हैं और उनको कोई एलिमनी देने का अधिकार नहीं होता। ये सारे कानून एक तरह से तख्ता पलट कर दिया, मतलब कि इसने मतलब साहबानों को जीतते जीतते हरवा दिया एक कानून, जो कि राजीव गांधी जी का बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं ना, बहुत बड़ी गलती इनके द्वारा की गई। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अब अगर गवर्नमेंट उस चीज को सुधारना चाहती तो वाई आर यू फॉर दिस, वाई आर स्टॉपिंग? तो आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ पर रोकना चाहिए गवर्नमेंट को, अब इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और सारे लोग को आ करके इस पे अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। सारे लोगों के समर्थन के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को जरूर लाना चाहिए। तो आगे बात करें, ऐसे ही केस बहुत सारे हैं। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इस तरफ कदम उठाया, तो जहां तक है अगर मोदी जी ने ठान लिया तो आई थिंक करके ही रहेंगे। आगे बात करते हैं पीएम कोड, मुद्दा तो बन ही गया भाई। 2024 के चुनाव से पहले पीएम जी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है। अब देखते हैं कैसे आएगा, कैसे लोगों को सेटिस्फाई करेगा। क्या ये ठीक वैसे फॉर्म बिल की तरह कहीं स्पॉइल तो नहीं हो जाएगा, या फिर आ ही जाएगा? देखते हैं क्या होता है। आगे देखते हैं, हाउ विल यूसीसी इम्पैक्ट द डिफरेंट रिलीजन। तो ये डिफरेंट रिलीजन को कैसे इम्पैक्ट करेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको पता है इसके आने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मुस्लिम महिलाओं को होगा। सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इनको अभी तक तो कोई अधिकार मिला नहीं है बेचारे को। तो अगर मिल जाता है, एक वर्ग सेटिस्फाइड हो जाता है, तो इन्हीं के वर्गों को क्यों इतनी आपत्ति है भाई, समझ नहीं आ रहा। फिलहाल ये आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इक्वल टू ऑल वुमेन्स, और वुमेन्स को उतनी ही राइट्स मिलनी चाहिए जितना वो डिजर्व करती है। तो ठीक है, आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। मुस्लिम महिलाओं के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उनको ना तो बच्चे को अडॉप्ट करने की कोई राइट्स है, ना उनको दूसरी शादी करने की उतनी राइट्स है, जबकि वहीं पर मुस्लिम मैन जो होते हैं वो तुरंत शादी कर सकते हैं, जबकि वुमेन्स को हलाला के थ्रू गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही शादी कर सकती हैं। और भी बहुत सारे राइट्स उनको, ना तो राइट टू प्रॉपर्टी है, ना राइट टू एलिमनी है, जबकि हिंदू महिलाओं को तो बहुत सारे राइट्स मिल चुके हैं भाई। तो आगे बात करते हैं हम।
आगे बात ये करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या लाना सही है? क्या मुस्लिम वर्ग जैसे जो कि इसका विरोध कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा आप इसका विरोध कर क्यों रहे हैं? अगर आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना ही नहीं पसंद है तो भाई यूनिफॉर्म जो क्रिमिनल लॉ है वो आपको क्यों पसंद है? जबकि अलग देशों में अलग कानून है उसके लिए, तो आपको इन शादी विवाह जैसी चीजों के लिए ही पर्सनल लॉ क्यों चाहिए? उसके लिए भी आप आपको मतलब उसी के लिए पर्सनल लॉ तो चाहिए आपको। लेकिन वहीं अगर क्रिमिनल लॉ की हम बात करें जहाँ पर हमारे यहाँ आपको इक्वल राइट मिल रहा है, इतना ट्रीट वैसे किया जा रहा है जैसे सारे धर्म के लोगों को, तो यहाँ पर आप उस चीज के लिए क्यों नहीं आए मतलब विरोध कर रहे हैं कि आपको उस तरह के क्रिमिनल लॉ के थ्रू सजा चाहिए जिस तरह से सीरिया जैसे देशों में या बड़े बड़े मुस्लिम देशों में हाथ पैर काट दिए जाते हैं, चोरी करने पे, कत्ल करने पे, रेप करने पे, मर्डर तक कर दिया जाता है, गला काट के फेंक तक दिया जाता है, तो आपको उस कानून को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ, अगर आप नहीं कर रहे हो तो भाई करो ना। समझो क्यों आप लोग अपनी महिलाओं को इतना दबा के रखना चाहते हो? ये मैं किसी रिलीजन के बेस पे नहीं कर रही हूँ, एक इंसान होके सोचिए, आप अपने ही घर की बेटी बहनों के साथ अन्याय क्यों करना चाहते हैं? तो आगे बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से समान सारे हिंदू हो या मुस्लिम हो सबको समान, चाहे जैसे आप शादी कर रहे हो किसी भी तरीके से, लेकिन तलाक देने का अधिकार आपको कोर्ट के जरिए होगा जो कि प्रोटोकॉल बनते हैं। ओके, तो वही हम बात करते हैं सेम एज फॉर ऑल वुमेन। तो आपको पता है मुस्लिम महिलाओं को कोई एज नहीं हो, 10 12 11 13 14 15 या फिर 20 25 30 जैसे भी एज के होते हैं शादी कर लेते हैं। उनमें बाल विवाह जैसे बहुत सारे कानून तो अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि उनको पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जीना होता है। भाई क्यों क्यों क्यों? तो आपको पता है यूसीसी आने से बहुत सारे राइट्स मिल जाएंगे वुमेन्स को, मतलब 21 की एज अगर है तो 21 में शादी करेंगी, उससे क्या होगा उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, वो एजुकेटेड होंगी और आई थिंक वो अपने राइट्स के लिए लड़ पाएंगी, जो कि अभी से बचपन से इनके माइंड को वॉश करके बिना एजुकेशन के रखा जाता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ह्यूमन मुस्लिम वुमेन्स खुद प्राउडली जिएंगी और अपने हक के लिए लड़ेंगी। खैर यूसीसी आ जाएगा तो उनकी ये प्रॉब्लम थोड़ी बहुत क्या लगभग 70% सॉल्व भी हो जाएगी। वहीं हम बात करें तलाक जैसे घिनौने बात की, तो तलाक बस तलाक 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 कहने इधर से तलाक हो जाता है जिनमें वुमेन्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। और आजकल तो इनको भी पता नहीं कि इनके साथ क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। खैर यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से आप ऐसे तलाक 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 करके तलाक भी नहीं दे सकते हैं, आपको एक प्रोटोकॉल से गुजरना भी पड़ेगा। वहीं हम बात करते हैं राइट टू एलिमनी, तो अभी मैं बता भी चुकी हूँ कि राइट टू एलिमनी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है मुस्लिमों में, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा राइट टू एलिमनी का कॉन्सेप्ट। आगे अडॉप्ट चाइल्ड, चाइल्ड नहीं अडॉप्ट कर सकती, आपको ये भी बताया गया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड वन लॉ फॉर ऑल आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो क्या होगा या आएगा तो क्या होगा, इसके बारे में तो बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, या आप मेरे को मैंने पर्सनल लॉ के बारे में बता दिया है कि क्या होता है। वहीं सीरिया में ऐसे कानून है भाई, अगर आप कोई भी कानून किसी चीज का रेप कर रहे हो, गला काट रहे हो, चोरी कर रहे हो तो आपको सीधा उड़ा देंगे वो। तो ऐसे कानून प्लीज आप भी अलग वर्ग के लोगों को एक्सेप्ट करिए, नहीं तो यूसीसी को चुपचाप आने दीजिए। वहीं हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन 2017 में आया था सारा बानो केस में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया क्या था कि आपको यूसीसी जैसे कानून मतलब लॉ को इम्प्लीमेंट तो कर ही देना चाहिए। अब बानो का केस देख चुके हैं, सारा बानो का 2017 का केस देख चुके हैं। वहीं पर हम एक केस देख रहे हैं मीना जाति की एक केस जिसमें एक मीना जाति के आदमी ने अपनी पत्नी से हिंदू हिंदू लॉ के थ्रू मतलब कि हिंदू लॉ के थ्रू तलाक लेने की अपील की थी, लेकिन उस महिला ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि मीना जाति के इस इंसान को हिंदू पर्सनल लॉ के थ्रू हम तलाक नहीं दे सकते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट कर ली और ये भी प्रॉब्लम की बात है कि वो केस भी चलता ही रहा और यूसीसी पर अभी तक कोई कानून नहीं बन पाया। वहीं पर हम बात कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट की, तो बैलेंस स्थापित करने की बात तो कर रही है। देखिए अब
पर्सनल लॉ और यूसीसी लॉ में किसकी विजय होती है और किसकी पराजय होती? क्या 2024 के चुनावी मुद्दे का एजेंडा बनेगा ये, या फिर बीजेपी जीतेगी इसी के बल पर, या क्या होगा ये आगे हम देखेंगे। वहीं पर बात करें यूसीसी से, अब मैं पूछना चाहूंगी कि ये बताइए आप, क्या ये ला यूसीसी लाने से लाभ होगा, और क्या है आपकी राय? आप जरूर बताइए ना, कम से कम 2-4 पॉइंट तो बताइए जिससे मुझे भी समझ में आए कि आपने इस चीज को समझा कि नहीं समझा। तो यूसीसी लाने से क्या लाभ है, और क्या मतलब इसको लाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये आप बताइए। और क्या वुमेन्स के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो? अगर यस, तो प्लीज कमेंट में यस करें। एंड एंजॉय दिस सेशन। एंड कैसा लगा आपको, प्लीज अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।